नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और डेली की तरह जैसे हम कुछ द हिंदू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पे डिस्कशन करते हैं और उनके एनालिसिस करते हैं, तो उसी की तरह आज भी हम द हिंदू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को पकड़ेंगे, उनके एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और उनके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनकी हम एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू की एनालिसिस करना। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के टॉपिक जितने भी टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है, एनालिसिस करना है, पहले उन टॉपिक्स को हम देखते हैं। तो देखते हैं पहले उन टॉपिक्स को। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज के हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल रहेंगे वो ये रहेंगे। इनमें जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है हमारे आज के टॉपिक का, वो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए, और ये हमारे पर्यावरण के अप्रोच से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। EIA की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म की चर्चा करेंगे, जो कि एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट न्यूज़ है, और हाल ही में इस पर अनेक सारी चर्चाएँ पिछले दिनों के आर्टिकल में हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट एक नया आर्टिकल है OTT प्लेटफॉर्म, जो कि एकदम नया है और आप सभी लोग इससे परिचित होंगे लेकिन इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो उम्मीद है कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो आप सभी को अच्छे समझ में आएंगे और आप उनको अच्छे से समझ में उनको आप अच्छे से तैयार भी करेंगे। और अंत में हम द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। इन क्वेश्चन को आप लिखकर अपने लेखन शैली में इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। तो देखते हैं आज के इन सभी आर्टिकल्स को, इन सभी टॉपिक्स को। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है एट यूएन मीट मोदी इज कॉल फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म की। अगर हम बात करें, इस जो एक टाइमिंग चल रही है वो चल रही है पेंडेमिक टाइम। और पेंडेमिक टाइम में हर एक इंस्टीट्यूशन की, चाहे वो कोई भी प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, उन सभी में कहीं ना कहीं लूप होल्स दिखे हैं। और उन लूप होल्स को देखने के कारण ही उनमें जो भी रिफॉर्म करना है उसको करने की जो है प्रोसेस, उस पर तेज़ी से वर्क हो रहा है कि हर क्षेत्र में जो भी लूप होल्स इस पेंडेमिक ने दिखा दिए उन सभी को कैसे हम फिल करेंगे, उन सभी को कैसे हम उनमें रिफॉर्म करेंगे। तो यदि हम बात करें इस आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है कि एट यूएन मीट्स मोदीज कॉल फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म की। इसमें अगर बात करें कि यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुई है हाल ही में, उसमें मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनके द्वारा रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म की बात की गई है। यानी मल्टीलेटरिज्म में होता है बहुपक्षवाद, यानी बहुपक्ष है। जैसे मान लीजिए बायलैटरल होता है, जब दो देशों के बीच कोई समझौता होता है, दो देशों के कुछ बीच कोई बात होती है, तो हम उसके बोलते हैं बायलैटरल। क्या बोलते हैं? बायलैटरल। और जब बहुत सारे देशों के बीच में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे अपने आप में बहुत सारे कंट्रीज मिलकर अपने आप में कोई संशोधन करते हैं, कोई किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं, तो उसको हम लोग मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीलेटरलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं कि यदि हम बात करें कि यहाँ पे यूएन में एक मीटिंग हुई है हाल ही में, वहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं। वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ प्रमुख बातें, वो भी किस पे? मल्टीलेटरलिज्म में रिफॉर्म करने के लिए बातें की गई हैं। तो लिखा है कि ही वाज स्पीकिंग एट अ हाई लेवल डायलॉग ऑफ यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल ECOSOC, यानी इकोसोक ऑन मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19। तो जो हाई लेवल पे जो मीटिंग हुई थी उस पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा इकोसोक यानी कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के में जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल जो काउंसिल है, उसमें जो भी मल्टीलेटरिज्म है जो होगा, उसके कोविड-19 के बाद जो मल्टीलेटरिज्म होगा उनमें किस प्रकार की रिफॉर्म करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों की चर्चा की गई। अर्थात कि इंडियन पीएम ने यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल यानी कि इकोसोक की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ प्रमुख बातें कही हैं, जिसमें आफ्टर कोविड-19 के बाद हमारा जो मल्टीलेटरलिज्म है वो कैसा होगा और किस फॉर्म में होगा और उसमें क्या क्या रिफॉर्म करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस हमारे पहले स्टेटमेंट के अंतर्गत हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर बात करें कि लिखा है कि ओनली रिफॉर्म्स मल्टीलेटरलिज्म विद द रिफॉर्म टू यूनाइटेड नेशन एज इट्स सेंटर कैन मीट द एस्पिरेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि यदि बात हम यूनाइटेड नेशन की करें तो उसमें रिफॉर्म जो है मल्टीलेटरिज्म की जो बातें हो रही है, अर्थात जो मल्टीलेटरिज्म की बात कही जा रही है, अर्थात उसमें कई रिफॉर्म होने चाहिए, उसमें अनेक प्रकार के सुधार होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पिछले दिनों के आर्टिकल्स और पिछले दिनों के जो एडिटोरियल या फिर जो भी हमने आर्टिकल्स पढ़ा, उनमें रिफॉर्म की अक्सर चर्चा चल रही है, किस किस सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए। तो ये टॉपिक उस अप्रोच से भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उसमें जो रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म की बात कही है, यूनाइटेड नेशन ने अनेक प्रकार के रिफॉर्म की बात की है कि इसमें मल्टीलेटरिज्म की, अर्थात उसमें कई रिफॉर्म होने चाहिए, ये बातें कर रहा है इस आर्टिकल के अंतर्गत। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। लिखा है द यूनाइटेड नेशन वाज ओरिजिनली born from the furies of Second World War. Today, the fury of the pandemic provides of the context
फॉर इट्स रिबर्थ एंड रिफॉर्म। देखिए, अगर यहाँ पे देखिए जो भी पॉलिटिकल इश्यूज इसमें दिए थे, अगर उसमें बात करें तो यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे कि ओरिजिनली बॉर्न फ्रॉम द फ्यूरीज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, कि जो यूनाइटेड नेशन का जो जन्म हुआ था, यानी जो इसका गठन हुआ था, वो हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी 1945 में। हम जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसका गठन हुआ था। और इसके गठन के साथ ही कहा था कि इसका जन्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। टू द फ्यूरी ऑफ द पेंडेमिक, अगर हम बात करें कि जो इसमें पेंडेमिक जो टाइमिंग चल रहा है, कि यूएन का जो जन्म है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ, और कहा जा रहा है कि इस कोविड-19 के बाद जो यूएन है, वो यही उम्मीद की जा रही है कि जो यूएन है वो नए फॉर्म में है, रिवर्थ एंड रिफॉर्म, कि उसमें अनेक प्रकार के रिफॉर्म करने के साथ ही उसका नया जन्म कराया जाए, या फिर वो नए फॉर्म में सबके सामने उभर के आए। कब? आफ्टर कोविड-19, यानी जो कोविड-19 की समस्या चल रही है उसके बाद जो यूएन है वो उसका एक नया जन्म होना चाहिए। अगर हम बात करें ओरिजिनली जब ये बॉर्न हुआ था, जब सबसे पहले इसका जन्म हुआ था, वो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और कहा जा रहा है जब ये कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रही है, इसके बाद क्या हो कि इसमें जो भी लूप होल्स थे उनको कंप्लीट करने के साथ इसका रीबर्थ कराया जाए, इसका पुनर्जन्म कराया जाए, और नए फॉर्म में और अनेक प्रकार के सुधारों के साथ। तो देखिए, इतने आर्टिकल्स में हमको एक की पॉइंट मिला। वो की पॉइंट क्या है? इकोसॉक, यानी ECOSOC, यानी कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इकोसॉक क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं अभी तुरंत। तो यदि बात करें इकोसॉक की, तो वो होता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद इसको कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे कि यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का ही एक संस्था है। तो ये जो यूएन के कुछ अगर बात करें, जो इकोसॉक की बात करें, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की, तो ये कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह होता है। ये यूनाइटेड नेशन के ही कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह होता है, जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यदि हम बात करें, इसमें प्रत्येक सदस्य जो है वो प्रत्येक राज्य का प्रत्येक जो राष्ट्र होता है उसका एक प्रतिनिधि उसमें चुन के इसकी सदस्यता लेता है। यानी यह परिषद जो है, अगर इसकी मुद्दे की बात की जाए, अगर इसकी बेसिक पॉइंट की बात की जाए, तो यह परिषद जो है सामाजिक समस्याओं के माध्यम से, यह जो परिषद है यानी UCOSOC जो है, सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। और जो इसकी स्थापना है यूनाइटेड नेशन की स्थापना के साथ ही 1945 के साथ ही हुई थी। किसकी? ECOSOC की 1945 में हुई थी। और यह जो है परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु गरीबों, जैसे हो गए गरीब, घायलों, अशिक्षितों की सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाल करने का प्रयास करती है। कौन? ECOSOC। यह अंतर्राष्ट्रीय, अगर बात करें, यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि मामलों का भी ये अध्ययन करती है, स्टडी करती है, और उनका भी एनालिसिस करती है। यदि हम बात करें इसमें जो पार्टिसिपेंट की, तो इसमें लगभग 254 पार्टिसिपेंट होते हैं, 54 सदस्य होते हैं, जो कि चुने जाते हैं किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा। यानी कि इसके जो 54 जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये कुछ रहे इस आर्टिकल के की पॉइंट, इसके बेसिक पॉइंट, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। यदि बात करें हम नेक्स्ट आर्टिकल की, तो बेसिकली हमारा जो है वो पर्यावरण के पार्ट से कंप्लीट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट फैक्टर से आया हुआ है ये आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में जो है हमारे जो हम बात करें अगर इसकी इम्पोर्टेंस की, तो ये हमारे मेंस के जीएस पेपर के एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि इन्वायरमेंट होता है, उस पर एक बेहतरीन मतलब पॉइंट लिखने के लिए इस आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। तो यदि हम बात करें इस आर्टिकल के बारे में, तो इसमें लिखा है ड्राफ्ट EIA गिव्स लाइसेंस फॉर वायोलेशन। अब देखिए, यहाँ पे भी हमको की पॉइंट की ही तलाश करें, इसमें जो भी एस्पेक्ट दिए हमें उसके बारे में समझना नहीं है, उसके बारे में ना ही कोई बातें चर्चा करनी है। लेकिन ये जो EIA है, ड्राफ्ट EIA, ड्राफ्ट का मतलब होता है जो प्रारूप होता है,
जो EIA का जो ड्राफ्ट है, जो प्रारूप है, उसने लाइसेंस दिया हुआ है फॉर वायलेशन के लिए। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि EIA क्या होता है, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन किसके द्वारा किया जाता है, पर्यावरण प्रभाव। और चूँकि ये अपने आप में बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज की जो कंडीशन हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड की, तो बेसिकली सभी लोग इकोनॉमिकली हेल्थी अपना अपना हेल्थ मजबूत करने के लिए जो है इकोनॉमिकली फॉर्म में पर्यावरण पे अनेक प्रकार की इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इस इम्पैक्ट को मॉनिटरिंग करने के लिए इस ड्राफ्ट EIA को बनाया गया। किसको बनाया गया? EIA का गठन किया गया। यदि हम बात करें इसकी विस्तृत चर्चा की, तो वही आज की हमारी चर्चा का प्रमुख विषय रहेगा। और यदि हम बात करें तो पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण की हानि को ध्यान में रखे बिना कई प्रकार के हम जानते हैं कि विकास परियोजनाओं को चलाया जाए, कई प्रकार के विकास परियोजनाओं को चलाया गया है विदाउट ध्यान दिए बिना किसके, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को, जिसके कारण पर्यावरण जो है काफ़ी मात्रा में प्रदूषित हुआ है। और इन हानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको जांचने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए ही EIA का गठन किया है। किसका गठन किया है? इन्वायरमेंट जो है इम्पैक्ट असेसमेंट का गठन किया है। अर्थात जो भी विकास संबंधी परियोजनाएं हैं, हमारा जो आज का टारगेट है इस आर्टिकल के माध्यम से, वो बेसिकली है EIA का डिस्कशन, EIA के बारे में सभी एस्पेक्ट को समझना। अर्थात अगर हम बात करें कि जो भी विकास संबंधी परियोजनाएं लागू होने वाली हैं, उनका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इन्हीं सब बातों के लिए सुझाव जो दिया जाता है वो EIA के द्वारा दिया जाता है। और उस बात को मॉनिटरिंग की जाती है किसके द्वारा? EIA के द्वारा। यानी कि हम बात करें कि उन जो भी पर्यावरण प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएँ, इन्हीं सब बातों के लिए सुझाव देने के लिए EIA का गठन 1978 में किया गया था। यानी हम बात करें कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 1978 में। वो भी किस फॉर्म में हुआ था? पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, यानी कि इन्वायरमेंट जो पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट है वो 1986 का, उसके अंतर्गत इसका जो गठन है 1978 में हुआ था। यानी ये जो है पूरी तरह हमारे इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है। यदि हम इसके लाभ की बात करें, EIA के बनाने के या इसके गठन के बाद जो लाभ हुए या फिर जो लाभ होते हैं उसकी बात करें, तो विकास परियोजनाओं के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए EIA कम लागत वाले तरीके अपनाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कि EIA जो है पर्यावरण और विकास परियोजनाओं को जोड़ने का काम करता है। अर्थात EIA के अंतर्गत पर्यावरण के कुछ प्रमुख अवयव, यानी जैसे कि एयर हो गया यानी हवा हो गया, नॉइस हो गया यानी कि शोर हो गया, पानी का स्रोत हो गया, जैविक पर्यावरण हो गया, बायोडाइवर्सिटी जो है, और भूमि की जो देखभाल है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। मतलब कि इसके अंतर्गत जो है हवा, शोर, पानी का स्रोत, जैविक पर्यावरण, भूमि की देखभाल की जाती है। तो ये सब बातें रही कि इसके अंतर्गत EIA से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी मतलब बेसिक पॉइंट थे, उन सभी को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। उम्मीद है कि आप इसको तैयार करेंगे कि EIA क्या है, और इसको आप बेहतरीन इंपॉर्टेंट समझते हुए इसके बारे में आप अन्य प्रकार के इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को लिख सकते हैं, अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी किसके संदर्भ में रही? EIA के। तो देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। आज का जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म के फॉर्म में है। जैसा कि आप सभी पहले ही शुरू में देखे होंगे कि OTT प्लेटफॉर्म क्या है। अगर बात करें इसकी चर्चा का, तो देयर इज़ नो बाइडिंग वार फॉर कंटेंट बिटवीन डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म। देखिए होता क्या है कि यदि हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म की कि OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो ये इस आर्टिकल का ही एक प्रमुख की पॉइंट है कि OTT आर्टिकल क्या होता है। तो हम बात करें इसकी सभी महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट की, ये अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन? OTT प्लेटफॉर्म। क्योंकि ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। अगर कोई पूछ दिया गया या फिर किसी प्रकार क्वेश्चन आ गए कि OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, तो हम उस पर कम से कम लिख सकें। 10 नंबर में अगर आ गया तो उसके बारे में कम से कम हमको 100 वर्ड, हम 150 वर्ड में लिख सकते हैं। तो यदि हम बात करें इस आर्टिकल की बेसिक पॉइंट की, तो ये एक प्रकार का एक इंटरव्यू है जो कि मोनिका शेरगिल के द्वारा दिया गया है। और इस आर्टिकल में कि एक जो चेयरपर्सन है, कौन? नेटफ्लिक्स आप सब लोग जानते होंगे, उसके अंदर कई वेब सीरीज़ आती है। तो नेटफ्लिक्स की जो चेयरपर्सन है उनका इंटरव्यू है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो हमें उसको डिस्कस नहीं करना, हमको समझना है कि OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो हमारा जो की पॉइंट है, आज का जो हमारा की पॉइंट है वो है OTT प्लेटफॉर्म। तो समझते हैं OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो वो होता है ओवर द टॉप,
इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। यदि बात करें, एक इंटरव्यू है जैसे कि हमने आपसे बताया, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं, हम सभी जानते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें OTT प्लेटफार्म की, तो वो बहुत ही इस वक्त जो इस टाइम चल रही है उसमें बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है हमारे यूथ के द्वारा, हमारे युवा समाज के द्वारा। और आजकल हम बात करें कि कई जो फिल्में हैं वो थिएटर की जगह कई जो फ़िल्में हैं वो थिएटर की जगह OTT ऐप या फिर OTT प्लेटफ़ॉर्म पर ही रिलीज़ की जा रही हैं। तो आइए जानते हैं OTT के बारे में कि क्या इसका बेसिक पॉइंट है। तो यदि हम बात करें ओवर द टॉप की, तो एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को कहा जाता है जो इंटरनेट के ज़रिए वीडियो या अन्य मीडिया कंटेंट को हमारे लिए अवेलेबल कराते हैं। यानी कि जो OTT प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो इंटरनेट के ज़रिए हमें वीडियो और अन्य मीडिया कंटेंट को प्रोवाइड कराता है और हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। और OTT द्वारा फ़िल्म या टेलीविज़न कंटेंट जो भी उपलब्ध कराया जाता है, मतलब कि जितने भी कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं OTT हमारे लिए टेलीविज़न कंटेंट उपलब्ध कराता है। और ये ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराए जाते हैं जो ग्राहकों के लिए उनकी माँग होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि ग्राहकों की मांग यानी डिमांड के अकॉर्डिंग ही यह प्रोवाइड कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग को कुछ नाम बता देते हैं हम लोग, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो या अमेज़ॉन प्राइम, यानी बहुत सारी बातें आप सब लोग ऑलरेडी जानते होंगे। और यदि हम बात करें और भी इसके बारे में बेसिक फैक्ट की, तो OTT जो है कि हम जानते हैं कि OTT के द्वारा हम कोई भी, अगर हम बता दें कि OTT के द्वारा हम अपने पसंद का कोई भी कंटेंट किसी भी जगह पे किसी भी समय देख सकते हैं। क्या, किसके द्वारा? OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा। जैसे कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म हम बता रहे हैं आप सभी को, जो भारत में काफ़ी इस वक्त इस टाइम में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जैसे अगर इनकी लोकप्रियता का कारण ये भी है कि ये यूज़र को विभिन्न प्रकार के जो सीरीज़ हैं, कोई वेब सीरीज़ है, स्पोर्ट्स है, मूवीज़ है, लाइव टीवी है, किड्स शो है आदि की सुविधा क्या करते हैं, किसी भी समय कहीं भी प्रोवाइड कराते हैं। कौन? OTT प्लेटफॉर्म। तो यदि हम बात करें इसके ज़्यादातर प्लेटफार्म को, जो भी इसकी प्लेटफार्म होते हैं वो लगभग पेड सब्सक्रिप्शन पे होते हैं। यानी कि इसके लिए इसको जो कस्टमर है उसको पेड करना पड़ता है। यानी इसके जो भी प्लेटफार्म होते हैं वो पेड सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध होते हैं। तो अगर हम उदाहरण के लिए और भी बात कर दें आप सभी से, तो पहला उदाहरण हमने बताया कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, वूट और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो कि OTT के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं, OTT के द्वारा ही क्रिएट हैं। तो OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अपने इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने मनपसंद जो भी आर्टिकल, जो भी चीज़ें हम देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बेसिकली अंत में हम देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हमें लिखना है, उसके प्रति हमें अपनी लेखन शैली को डेवलप करना है। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज के हमारे द हिंदू का जो हमने आर्टिकल पढ़ा उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली है इन्वायरमेंट, जो हमने पढ़ा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी राइट ऑल अबाउट EIA। लगभग आप सभी लोग इसको 150 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करिए। इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यदि हम बात करें कि राइट ऑल, इसकी जो जानकारी है कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है राइट ऑल अबाउट EIA, और उसको भी हमें लिखना है 150 वर्ड्स में। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन और रहे हमारे कुछ आर्टिकल और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और एनालिसिस। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।